सो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं 31 मई के टॉप 10 जीके क्वेश्चंस अलॉन्ग विद जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन अलॉन्ग विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज फ्रेंड्स। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे भड़क गए हैं और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। क्यों भड़के और ऑर्डर क्या है देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हर्बल रोड बनने वाली है एक स्टेट में, इंडिया में। क्या होती है हर्बल रोड और कहां बनने वाली है उसकी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वैसे। ठीक, और एक हाँ, आज हम एक जियो हेरिटेज साइट की भी बात करेंगे। ठीक, एंड एक ऑयल फील्ड में एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी बात भी करनी है आज। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी ने अपने सीईओ और एमडी का अपॉइंटमेंट किया है, सीईओ और एमडी का, उसकी हमें बात करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात है, कुछ नए लॉन्चेस हुए गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी बात करनी है। एक कोविड 19 की नई ड्रग जिस पे टेस्टिंग चल रही है उसकी बात भी करेंगे। तो काफी अक्रॉस द फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। समुद्र सेतु ऑपरेशन की बात करनी है, एक अपडेट है उसके बारे में। तो बढ़िया खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें एग्जाम के हिसाब से। पूरा कवर करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ये तो जानते ही हैं आप। वीडियो लाइक कर देना फ्रेंड्स अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। ऑलमोस्ट रोज ही 2-3 वीडियोज आ रहे हैं। एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज फ्रॉम पीआईबी से मुझे खबर मिली थी, देख लीजिए। नेम द नेशनल प्रोग्राम, एक सेकेंड कहां गया, हाँ। नेम द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बेहतरीन नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। आपको उस प्रोग्राम का नाम बताना है। ठीक है, एंड द आंसर इज रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So this is the official name of the program, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ठीक है, अब ये क्या है इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं पीआई, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोग्राम है बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सो आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का जो सेकेंड टेन्योर था उसका 1 साल पूरा हो गया, इसलिए लॉन्च करा गया है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ सेकेंड टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसने लॉन्च किया है। अब 2 बातें लॉन्च करी गई हैं। पहला, एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया है एआई के ऊपर। आप एड्रेस देख सकते हैं ai.gov.in, विजिट करिएगा एक बार इसको। ठीक, अब देखिएगा, इसको जॉइंटली डेवलप करा गया है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने और आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, सो आईटी इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने मिलकर डेवलप किया है इस प्लेटफॉर्म को। ठीक, इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन्होंने डेवलप किया वो देखो, फिर प्लेटफॉर्म क्या है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नैसकॉम फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, इन लोगों ने जॉइंटली इस पोर्टल को रन करने का डिसाइड किया है। ठीक है, एंड ये पोर्टल क्या है वो देख लीजिए। तो समझ गए ना, ये जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का और नैसकॉम, ये मिलकर जॉइंटली रन करेंगे। और पोर्टल क्या है देखो, सिंपल भाषा में समझा आपको। दिस पोर्टल, ये पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, दिस पोर्टल शैल वर्क एज अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया, sharing of resources such as article, startups, investment funds in AI। ये सब कहानी यहाँ पे होंगी। दिस पोर्टल विल ऑल्सो शेयर डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज, रिसर्च स्टडीज, एंड इट हैज सेक्शंस अबाउट लर्निंग एंड न्यू जॉब्स रिलेटेड टू एआई। तो कंप्लीटली एआई का एक पूरा, आप मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड ये पोर्टल रहेगा। केस स्टडीज, आर्टिकल्स, जॉब्स जो भी उस फील्ड में आएगी, नॉलेज शेयरिंग, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहानी है। हाँ, अब मैं जो दूसरी बात कर रहा था आपसे, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, एक नया प्रोग्राम लॉन्च करा गया, नेशनल प्रोग्राम। यहां देख लो, नेशनल प्रोग्राम नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। मुझे लगता है ये चीज अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी, ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी नए तरह का प्रोग्राम है। ठीक है, इसका पर्पस देख लीजिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं अभी इस पैराग्राफ में। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू गिव द यंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री a platform and empower them with appropriate new age tech mindset, relevant AI skill sets, and access to required AI tool sets to make them digitally ready for the future. ठीक है, now the program has been created and launched by National E-Governance Division of Ministry of Electronics and IT in collaboration with Intel India। इस कंपनी का नाम भी पूछ सकते हैं, कोलैबोरेशन किसका रहा है, इंटेल इंडिया, विथ सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में जो डिपार्टमेंट आता है उनसे भी सपोर्ट लिया गया है। ठीक है,
चलिए, अब इसमें क्या होगा, पहले फेज में उतना हिस्सा जान लीजिए, बाकी डिटेल बहुत जानने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो है आपका ये वाला पैराग्राफ, दिस शोज की प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा, क्या इसका पूरा पेडागॉजी बनाया गया है कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, देख लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करा जाएगा। सो दिस प्रोग्राम इज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो 8 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब पर्पस देख लीजिए, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन थॉट प्रोसेस एंड क्रिएट अ ब्रिज फॉर द डिजिटल डिवाइड। अब इसका पहला फेज क्या होगा वो देख लीजिए। So in the first phase, each of the state education department will nominate 10 teachers as per the eligibility criteria. Teachers अपने आप को self nominate भी कर सकते हैं, ठीक है। And these teachers will be provided orientation sessions aimed to help them understand the premise and identify 25 to 50 potential students, ठीक है। तो 10 टीचर को पहले चूज करा जाएगा एज पर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टीचर अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं। दे विल identify 25 to 50 potential students for the program, ठीक है। and the identified students, ये लोग क्या करेंगे, they will attend online training session on AI and understand how to identify social impact ideas project that may be created using AI and submit their ideas through a 60-second video explaining a proposed AI enabled solution। इस तरह से काम चलेगा। तो देख रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री को पूरे इंटीग्रेट करते हुए बेसिकली एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करना स्टूडेंट्स में, और क्या क्या पोटेंशियल्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। समुद्र से तो आप जानते हैं ना क्या है, इंडियन नेवी का प्रोग्राम है जहां पे स्ट्रैंडेड इंडियंस को वापस लाया जा रहा है। तो फेज 1 हो चुका है, अगले फेज के लिए यहां पे बताइएगा। सो इन द सेकेंड फेज अपडेट उसका आ चुका है, तो सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। सो इन द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु, इंडियन नेवी शिप जलश्व शिप जाएगी। इट विल रिपैट्रिएट सिटीजन्स फ्रॉम कोलंबो एंड माले। कोलंबो कहां पे है, श्रीलंका, और माले कहां है, मालदीव्स। टू विच इंडियन सिटी, पहले तो कोची में आ रहे थे, अब कहां आएंगे आपको बताना है। कौन सा नया शहर है, टूटीकोरिन इज द आंसर। टूटीकोरिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इट इज अ तमिलनाडु में है और ये एक मेजर पोर्ट है इंडिया का, ठीक है, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स है। एंड इसका नाम बदल दिया गया है, वीओ चिदम्बरनार। तो नाम बदल दिया गया है, वीओ चिदम्बरनार, ये पोर्ट का नाम रखा है। कई लोग टूटीकोरिन के नाम से भी जानते हैं। मेजर पोर्ट इतना ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। ओके, लोकेशन देख लीजिए यहां पर, और ये कोलंबो देख सकते हैं आप। तो ये कोलंबो और माले दोनों के लिए अब ये 1 जून से चालू होगा फ्रेंड्स। तो जलश्व जो है माले और कोलंबो जाएगा, वहां से स्टैंडर्ड इंडियंस को वापस लाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। टूटीकोरिन नाम पूछ सकते थे, मैंने बता दिया आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हर्बल रोड की जो मैं बात कर रहा था आपसे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द हर्बल रोड प्रोजेक्ट इन अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड 800 किलोमीटर्स, ठीक है। आंसर देख लो फ्रेंड्स, यूपी, उत्तर प्रदेश करेगा। और ये प्रोजेक्ट क्या है देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल सा मतलब है। लगभग 800 किलोमीटर रोड ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि या तो स्टेट हाईवे होगा या फिर नेशनल हाईवे होगा। उसके दोनों तरफ मेडिसिनल प्लांट्स लगाया जाएगा। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, सहजन, अश्वगंधा, ब्राह्मी और जट्रोफा, ये सब। तो मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स 800 किलोमीटर के लगभग पैच को आइडेंटिफाई करके उसके दोनों तरफ लगाया जाएगा, रोड के दोनों तरफ, ठीक है। प्लांट्स बता दिए मैंने आपको, हर्बल भी और मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। नाम जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, सहजन, उसके बाद ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा, ठीक है। पर्पस क्या है, बड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। क्या फायदा होगा, एक तो एरिया के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, सॉइल इरिगेशन कम करेगा, क्योंकि भाई प्लांटेशन तो हर समय अच्छा होता है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इनपुट बनेगा ये, ठीक। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, मेडिसिनल एस्पेक्ट भी है, मेडिकल एस्पेक्ट भी है, और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी है, क्लाइमेट का एस्पेक्ट भी है कि भाई पेड़ दोनों तरफ ग्रो होंगे। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट चालू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना, मतलब भी बहुत सिंपल सा है, दोनों तरफ पेड़ लगाओ। कौन से, मेडिसिनल और हर्बल, ठीक है। और 800 किलोमीटर आइडेंटिफाई किया है, ऐसे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो यूपी से निकलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं बात कर रहा था आपसे जियो हेरिटेज साइट की, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट।
ठीक है, नाम देख लीजिए, एरा मट्टी डिबालू। एरा मट्टी डिबालू। आपको बताना है कि जो जियो हेरिटेज साइट है ये किस शहर के आउटस्कर्ट पे लोकेटेड है। एक बहुत मेजर शहर है इंडिया का, वहां के आउटस्कर्ट पे लोकेटेड है। आप में से कई लोग जानते होंगे। सोचिए, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई लोग इस जगह को विजिट कर भी चुके होंगे। द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट में ये जियो हेरिटेज साइट है जिसका नाम है एरा मट्टी डिबालू। ठीक, ये क्या है पहले बताता हूं मैं आपको, उससे पहले ध्यान रखिएगा। एक नेवल स्टेशन है कलिंग नाम से, जो आपने कल देखा था ना कि एक पूरा एक म्यूजियम बनने की बात हो रही थी, वॉर, वो क्या कहते हैं, मिसाइल मिसाइल म्यूजियम। उसी से रिलेटेड खबर है, क्या है देख लीजिए। सो आईएनएस कलिंग। ठीक, तो ये जो नेवल स्टेशन है, एंट्री देख लीजिए आप, नेवल स्टेशन कलिंग, ये विशाखापट्टनम में। ठीक है, इन्होंने दो काम करे हैं मेन। ठीक, एक तो वो जो मैंने आपको बताया था कल, जो एक ये लोग पूरा मिसाइल म्यूजियम टाइप का जो बन रहा था यहाँ पे, उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो तो कल की खबर थी। आज की खबर ये है, अब देखिएगा, दो काम। पहला काम ये है, दे हैव टेकन, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ना उसका इन्होंने एक ब्यौरा दिया है। सो आईएनएस कलिंग हैज टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन ग्रीन इनिशिएटिव्स सिंस इट्स सेटिंग अप इन द अर्ली 1980s। अब क्या काम करे हैं? एफॉरेस्टेशन, न्यूमरस प्लांटेशन ड्राइव्स एंड कोस्टल क्लीनअप ड्राइव्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ जियो हेरिटेज साइट एरा मट्टी डिबालू। तो ये जो नेवल स्टेशन है, इन्होंने इस साइट के प्रोटेक्शन के लिए भी काफी काम करे, इसलिए खबर में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट वैल्यू होल्ड करेगा। कलिंग क्या है? नेवल स्टेशन, उसकी एंट्री आप देख सकते हैं। समझ गए? अब देखिए कि ये जो हम बोल रहे हैं एरा मट्टी डिबालू, ये कैसे दिखते हैं। ये एक तरह से जो अपनी रेड सॉइल होती है ना, उसके छोटे से आप कह सकते हैं माउंटेन टाइप के। माउंटेन तो कहना सही नहीं होगा, बट एक थोड़े हाइटेड स्ट्रक्चर्स है। ये देखो, ये रहा। तो ये होते हैं एरा मट्टी डिबालू। थोड़ा और फोटो बताओ, ये देखिए। तो रेड स्टोन के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर टाइप के हैं एरा मट्टी डिबालू। इफ एनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम विशाखापट्टनम और हैव बीन देयर, आप बताइए यहाँ पे घूमने आ सकते हैं क्या? मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अब मुझे लग तो नहीं कि इंसान जा सकते हैं, बट इज इट अ टूरिस्ट प्लेस जहां पे लोग विजिट करते हैं? बताइएगा मुझे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट सवाल, समझ गए ना फ्रेंड्स? जियो हेरिटेज साइट है विशाखापट्टनम में, एरा मट्टी डिबालू। ठीक, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? मतलब तो बता दिया मैंने आपको। इस लैंग्वेज, मतलब अगर मैं इसका मीनिंग जानना चाहूँ इस वर्ड का, एरा मट्टी डिबालू, मट्टी का मतलब मिट सॉइल होता है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये लैंग्वेज में जानता नहीं हूं। अगर आप में से कोई इसका मतलब जानते हैं तो इसका मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ओके। तो एक और जरूरी काम करा गया है, सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट लगाया गया है आईएनएस कलिंग, जो कि विशाखापट्टनम में। फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकते हैं कि जो नेवल स्टेशन है कलिंग, ये कहां पर है? विशाखापट्टनम, क्योंकि बहुत नाम आ रहा है इसका। ठीक, तो एक नया प्लांट कमीशन करा गया है। ठीक, एंड आपको प्लांट की कैपेसिटी बतानी है, एंड द आंसर इज 2 मेगावाट का प्लांट है ये। उसके बारे में खबर जान लीजिए। सो पीआईबी से ही खबर है, इन कीपिंग विद द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट सोलर पावर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि 100 गीगावाट सोलर पावर चाहिए बाय 2022। उसी के अंडर यहां पे काम करा गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोलर मिशन। एक 2 मेगावाट प्लांट, कौन सा प्लांट? सोलर प्लांट, सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट। इसे कमीशन करा गया है कहां पे? विशाखापट्टनम में, आईएनएस कलिंग। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, जो जरूरी बात है कि यहां पे एक तो वो जो आपका, जो मैं मिसाइल म्यूजियम की बात करता वो, और ये प्लांट, इसमें एक जरूरी बात यह है कि ईएनसी, ईस्टर्न नेवल कमांड का सबसे बड़ा प्लांट ये होगा, सोलर प्लांट। ठीक है, तो जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका सबसे बड़ा प्लांट यहां पे होगा, 2 मेगावाट का। तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जियो हेरिटेज साइट के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और इसके लिए भी, और कई बार कैपेसिटी पूछ लेते हैं 2 मेगावाट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन देख सकते हैं आप, ये जो फाउंडेशन स्टोन आप पीछे देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट का मेन कंट्रोल रूम। तो ये पूरा जो इनॉग्रेशन कमीशनिंग सेरेमनी उसके अंदर बात कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक इवेंट हुआ है, क्या कहते हैं, ऑयल फील्ड है, भगजान ऑयल फील्ड, यहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। एंड आपको बताना है कि भगजान ऑयल फील्ड कौन से स्टेट में है। आंसर है असम। सॉरी, मैंने वही नाम लिख दिया, असम इज द आंसर। असम इज द आंसर। एक तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट,
तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है असम में, वहां पे है भागजान ऑयल फील्ड। समझ के? तो आंसर असम में। लोकेशन देख लो पहले आप। ये देखिए असम में, इधर जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये भागजान ऑयल फील्ड, इसे ओन करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो ओन करते हैं। पे छोटा सा ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम एक ब्लास्ट हुआ था, ये आप उसका फोटो देख सकते हैं। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे कंपनीज के लोग वहां पे, फायर ब्रिगेड वगैरह सब गए टू टेक द थिंग्स अंडर कंट्रोल, कुछ फैमिलीज को इवैक्यूएट कराना ताकि नुकसान ना हो किसी भी तरह का, जान या माल का। माल मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज वगैरह वहां पे कुछ ऐसा ना लॉस हो उसका, और लोगों को भी कुछ इवैक्यूएट कराया गया था। तो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, बाकी जब रिसर्च वगैरह पूरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब जाके इसमें खबर निकल के आएगी। ठीक। बाकी क्योंकि यहाँ पे ये इवेंट हुआ है, इसलिए भागजन ऑयल फील्ड की लोकेशन आप पूछ सकता है आपसे। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफिकल लोकेशन। केयरफुल रहिएगा, ठीक है। चलो, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसके नए सीईओ एंड एमडी अपॉइंट हुए हैं। नाम है थियरी डेलापोर्ट। कौन सी कंपनी का अपॉइंटमेंट है बताना है, आंसर है विप्रो। खबर देख लीजिए, हिंदू के इकोनॉमिक्स सेक्शन से खबर, ठीक है। सो ये कैपजेमिनी कंपनी के थे। अब यहां देख लीजिए, विप्रो लिमिटेड ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड थियरी डेलापोर्ट एज इट्स न्यू सीईओ एंड एमडी। ठीक। एंड अंटिल रिसेंटली थियरी वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ कैपजेमिनी ग्रुप। अब ये विप्रो में आ जाएंगे, इनका फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक। और इनका पूरा दिया है कि किस तरह से इन्होंने किन की कंपनी में काम किया है, बट वो नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। बस नाम पूछ सकते हैं। नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, खासकर एसएससी और बैंक वगैरह में भी सब चीजें आती हैं, और एमबीए एंट्रेंस फॉर एग्जांपल जैट में जीके आता है, वहां पे इस तरह के अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। सो बस दो बातें ध्यान रखो आप, थियरी डेलापोर्ट और विप्रो कंपनी, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए, ये है वो एक खतरनाक सा जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच में। रीजन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, ये एक्ट है किस कंट्री का? यूएसए, ठीक है। तो एक तरह का इंटरनेट लेजिस्लेशन एक्ट है यूएसए कंट्री का। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर का बेस है वो समझना पड़ेगा आपको, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, पहले खबर समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा बताता हूं। यहां पे खबर यह है कि एक जगह है मिनियापोलिस, मिनेसोटा में, यूएस में। यहां पे एक अफ्रीकन अमेरिकन यूथ था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। उसको वहां की पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा, मतलब नेक पे बिल्कुल ऐसे प्रेशर लगाते हुए उसको 5 मिनट पकड़े रहा, उसका दम घुटा और वो मर गया। उसके और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट वो बच नहीं पाया, ही इज नो मोर। इसके अगेंस्ट, पुलिस के इस एक्शन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहां पे? मिनियापोलिस में। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग क्या जला रहे हैं। पूरा प्रोटेस्टर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ लिकर शॉप दैट वाज सेट ऑन फायर। बहुत ही खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस यूथ की डेथ के अगेंस्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट्स करे थे। किस बारे में ट्वीट्स करे थे? रीजन बता दूं मैं आपको। हाँ, एक तो इस इवेंट के बारे में करे थे, जिसको ट्विटर ने एक लेबल लगाया कि ट्विटर की पॉलिसी के हिसाब से ये ट्वीट जो है, इट इनकरेजेस वायलेंस। ट्वीट हटाया नहीं गया, एक एक क्या कह सकते हैं आप, डिस्क्लेमर लगाया गया, वार्निंग लगाई गई है, और व्यू का बटन है। तो उन्होंने बोला है भाई ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इट इनकरेज वायलेंस। फिर भी देखा तो व्यू पे क्लिक कर दो आप, तो वहां पे क्लिक का बटन रहेगा। जैसा फेसबुक पे कई बार देखते हो ना, उसमें लिखा रहता है कि दी द इमेजेस कैन बी सेंसिटिव, पर फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम फोटो को अनकवर कर सकते हैं। वैसे ही लेबल लगाया। और दूसरी बात, एक मेल इन बैलेट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, उस पर भी फैक्ट चेकिंग लेबल लगाया। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि दिस ट्वीट इज मिसलीडिंग, स्लाइटली फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, इस तरह के लेबल जब भी किसी ट्वीट पे लगते हैं तो इट इज स्लाइटली डाउटफुल, मतलब ट्वीट पे डाउट रेज करता है। और किसके ट्वीट पे लग रहे हैं? यूएस के प्रेसिडेंट। तो ये भड़क गए। भाई लेबल लगना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं होती। मैं कोई ट्वीट कर दिया मैंने और ट्विटर ने लेबल लगाया कि भाई फैक्ट चेकिंग वाला लेबल, मतलब कि ये जानकारी सही नहीं है, तो बेसिकली मेरी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है ना। तो बस ये भड़क गए, दो कारण से, ठीक है। दो ट्वीट्स पे नाटक हुआ और ये गुस्सा आ गया इनको। अब क्या हुआ है, रीजन, इन्होंने कौन सा ऑर्डर पास किया उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेजिस्लेशन है और ऑर्डर भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। सो अ डे आफ्टर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लैश्ड आउट एट ट्विटर फॉर फैक्ट चेकिंग टू ऑफ हिज ट्वीट्स ऑन मेल इन बैलेट्स। तो उनके दो ट्वीट पे क्या लगा है? फैक्ट चेकिंग का लेबल, कि दे आर मिसलीडिंग, ठीक है। सो इसके
खिलाफ उन्होंने गुस्से में आके ये साइन किया है। ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ईओ asking his administration to look into ways of holding platforms liable for more of the content they carry। अब पूरी बैकग्राउंड समझाता हूं मैं आपको, देख लीजिए। एक तो ये ट्वीट था और एक और ट्वीट कौन सा था, जहां पे ये जो इवेंट हो रहे मिनियापोलिस में, उसमें उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया था। तो दोनों ट्वीट्स की यहां पे कहानी, दूसरे की इस आर्टिकल में बात नहीं करी पर वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अब देख लीजिए ईओ, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है। द ईओ आस्क द फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन एफसीसी to re-examine how protection granted under a particular statute, section 230 of the Communications Decency Act 1996 ought to apply। अब ध्यान रखिए, कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट जो है फ्रेंड्स 1996 का, उसमें सेक्शन 230 पता है क्या करता है? इट गिव्स सेफ्टी या एक प्रोटेक्शन टू दीज कंपनीज। कौन सी कंपनीज? ऑनलाइन कंपनीज, सोशल नेटवर्क कंपनीज जैसे कि फेसबुक या ट्विटर। अब फंडा ये है, इस एक्ट के हिसाब से इनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। पता है किस बारे में? अगर मैंने ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई पोस्ट किया जो ऑफेंडिंग है, डेरोगेटरी है, किसी भी तरह से बुरा है, ठीक है, तो इस बुरे या फिर गलत होने की जिम्मेदारी ट्विटर या फेसबुक की नहीं होगी, वो मेरी होगी। ठीक है, तो एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म्स है, दे आर नॉट द पब्लिशर्स, तो इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। हाँ, पर ये लोग काफी कंटेंट हटाते रहते हैं बेस्ड ऑन, भाई इनके काफी पॉलिसीज होते हैं, चाइल्ड अब्यूज हो गया, वायलेंस हो गया, बहुत सारे। तो जो भी पोस्ट इनकी पॉलिसी को अफेक्ट करता है, नेगेटिव होता है, उसको वो हटा देते हैं। उसी भड़क गए, उनको लगा कि गलत हटाया गया। ठीक, तो ट्विटर ने अपने रीजन से हटाया क्योंकि पॉलिसी अगेंस्ट था, पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। तो वो जिस एक्ट से इन कंपनीज को लीगल इम्यूनिटी मिलती है, इस एक्ट को भी हटाना है, मैनिपुलेट करना चाहता है। ठीक, ताकि अब इनको लीगल इम्यूनिटी ना मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ये कंपनीज उस इम्यूनिटी का मिसयूज करती हैं। ठीक है, अब समझ गए ना कहानी? ये बैकग्राउंड थी, सिंपल भाषा में समझा दिया, पढ़ भी लो यहां पे। सो सेक्शन 230, on the back of which several American tech companies like Facebook and Twitter have grown, it allows, अब देखिए क्या करता है, it allows social media sites to carry third party content without being liable for all of it। तो कोई थर्ड पार्टी, मतलब मैं उसमें कंटेंट डालूंगा, इसकी लाइबिलिटी ट्विटर या फेसबुक की नहीं होगी। ठीक है, सो देर आर सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस होते हैं, देर आर सम एक्सेप्शंस अराउंड फेडरल क्रिमिनल लॉज, सेक्स ट्रैफिकिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट देयरफॉर ड्रॉज इट, मतलब देर आर सम एक्सेप्शंस। अगर लॉ ब्रेक हो रही तो ट्विटर उसको हटाएगा, फेसबुक उसको हटाएगा, एक्सेप्शन से। ठीक है, मतलब कि अगर कुछ बहुत सीवियर कंटेंट आ गया तो लाइबिलिटी बन भी सकती है, पर जनरली लाइबिलिटी नहीं बनती एक्सेप्शंस के अलावा। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कहानी क्या हुई, ये है मेन चीज। दिस लॉ ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेटफॉर्म्स ऑन वन हैंड एंड पब्लिशर और स्पीकर ऑन दी अदर। अब देखिएगा, अगर मैं पब्लिशर हूं किसी किताब का, मैं स्पीकर हूं, मैंने कहीं पे फंक्शन में बोल दिया तो मैं लायबल हूं, मैंने कुछ गलत बोला तो। पर यहां पे बोला गया कि ट्विटर और फेसबुक स्पीकर है, पब्लिशर नहीं है, दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें बाकी लोग बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी। तो लाइबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स की नहीं होगी। समझ गए? बस ये कहानी है। ठीक है, सो यहां पे एक बात और, द स्टैट्यूट ऑल्सो सेज दैट प्लेटफॉर्म शैल नॉट बी लायबल फॉर एक्शंस। अब यहां पे वो मेन चीज आती है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। यहां पे एक तो उनको मतलब लीगल इम्यूनिटी मिल रही है। अब ये देखिएगा, स्टैट्यूट ये भी कहता है दैट दीज प्लेटफॉर्म शैल नॉट बी लायबल फॉर एक्शंस टेकन इन गुड फेथ टू रिस्ट्रिक्ट मटेरियल दैट इज ऑब्सीन, ल्यूड, लेशिवियस, filthy, excessively violent, harassing or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected। ये बात है कि इन कंपनीज को ये हक है कि अगर इन्हें मटेरियल मिलता है जो ऑब्सीन है, ल्यूड है, फिल्दी है, वायलेंट है, हरासिंग है, तो इसको हटा सकते हैं। और यही पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर को सेंसर किया था, जिस पर ट्रंप भड़क गए थे। तो दो तरह के प्रोटेक्शन, एक तो लीगल लाइबिलिटी, लीगल इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि जो भी तीसरे इंसान की भी हो उसके लिए ये लोग लायबल नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ एक्सेसिव चीजों को अवॉइड करने के लिए ये लोग मटेरियल रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ट्रंप के मटेरियल में सेंसर लगा दिए कि भाई वायलेंट है, देखना चाहो तो देख सकते हो आप, बट लेबल लगा दिया। ठीक, इस पे भड़क गए कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि कंपनी मिसयूज करती है इस फंडे को। ठीक, तो ये टसल चल रही है। बाकी कंपनी का रिएक्शन क्या है वो देख लीजिए इन कंपनीज का। अच्छा, हु इज द सीईओ ऑफ, हेड ऑफ ट्विटर? जैक डॉर्से। जैक डॉर्से, ठीक है। कंपनी का रिएक्शन क्या है वो देख लीजिए। दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज अ रिएक्शनरी एंड पॉलिटिसाइज अप्रोच टू अ लैंडमार्क लॉ, section 230, which protects American innovation and freedom of expression, and it underpinned
इट इज अंडरपिन्ड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, एंड अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली इरोड इट थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन स्पीच एंड इंटरनेट फ्रीडम। तो कंपनी बोल रही है ये बहुत इनोवेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाने वाली लॉ थी, इसको यूनिलैटरली टारगेट करना गलत बात है। अब इशू समझ गए ना। सेक्शन 230 किसका? सेक्शन 230 कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट का। वो दो तरह के प्रोटेक्शन देता है। एक तो ये देता है कि थर्ड पार्टी अगर कुछ इस प्लेटफॉर्म पे डालती तो उसकी लीगल लाइबिलिटी इनकी नहीं होगी, कंपनीज की। दूसरा, दीज कंपनीज कैन टेक एक्शन इन गुड फेथ। किसके लिए? कोई कंटेंट ऑब्सीन है, ल्यूड है, उस तरह को हटाने के लिए ये फ्रीडम इनको है। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए क्योंकि उन्होंने इस पॉलिसी को यूज करके उनके खुद के ट्वीट हटा दिए जो ट्रंप को लगता है कि सही थे, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। और कंपनी का रिएक्शन मैंने बता दिया आपको। तो ये बैकग्राउंड एग्जाम में आ सकती है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, पर ये जाना जरूरी था। इट वॉज अ स्लाइटली ट्रिकी इशू फ्रेंड्स। इंटरनेशनल लॉ इतनी सिंपल नहीं होती, खासकर इंटरनेट लॉज, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा, थोड़ा समय लिया, बट आई थिंक आप कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इशू। फॉलोअप क्या होता है देखते हैं, क्या कहानी चलती है इसमें, आगे देखना पड़ेगा। पता है बात क्या होती है फ्रेंड्स, कई बार हम लोग एक्ट नहीं समझ पाते, इसलिए आर्टिकल समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ा आपको। आप समझ जाओगे आर्टिकल आप, ठीक। द हिंदू न्यूज़पेपर से इंटरनेशनल सेक्शन का ये आर्टिकल था। चलो फ्रेंड्स, एक खबर है फार्मा की फील्ड से। सो सन फार्मा या फिर सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, टू इनिशिएट कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल्स विद विच ड्रग। इनको अप्रूवल मिला है कि ये कोविड-19 का एक ड्रग का ट्रायल शुरू कर सकते हैं। ड्रग का नाम बताना है नाफामोस्टैट। नाफामोस्टैट, खबर देख लीजिए। सो इनको अप्रूवल मिला है नाफामोस्टैट। सो पूरा देख सकते हैं, सन फार्मा को मिला है फ्रॉम DCGI टू इनिशिएट अ क्लिनिकल ट्रायल विद नाफामोस्टैट। पूरा नाम भी देख लीजिए, मेसिलेट, ठीक है। एक नाम भी काफी है, बट दूसरा नाम भी देख सकते हैं आप, मेसिलेट। अभी ड्रग के बारे में एक बात जान लीजिए। नाफामोस्टैट इज अप्रूव्ड इन जापान फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्यूट सिम्टम्स ऑफ पैनक्रियाटिटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। तो जापान में ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है, किस फील्ड में? फॉर इंप्रूवमेंट इन एक्यूट सिम्टम्स ऑफ, एक तो पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से रिलेटेड एक बीमारी है, और DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। तो बीमारी का इसका तो नाम नहीं पूछेगा आपसे, पर जापान में अप्रूव्ड ये ड्रग है कोविड-19 के लिए, नहीं किसी और चीज के लिए। आप जानते हैं कभी मलेरिया के ड्रग यूज करना चाह रहे हैं, कभी एंटी HIV ड्रग यूज करना चाह रहे हैं, अभी DIC और पैनक्रियाटिटिस आ गया। तो अलग अलग बाकी बीमारियों की ड्रग्स का यहाँ पे यूज करने की परमिशन मिल रही है कि पता नहीं कौन सी सही साबित हो जाए। तो ट्रायल्स चल रहे हैं। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आ सकता है, ठीक है। तो कंपनी का नाम ये देख लीजिए, सन फार्मा, और ड्रग का नाम, ये दो नाम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल इस पे तो आ सकता है फ्रेंड्स, बाकी डिटेल नहीं पूछेगी ड्रग क्या है, उस डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेशनल करियर सर्विस किस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है? एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो NCS होता है, नेशनल करियर सर्विस, ये इसमें काफी फैसिलिटीज हैं करियर्स के बारे में, जैसे जॉब क्रिएशन पोर्टल, काफी इंप्लॉयमेंट सेंटर्स लिंक्ड है NCS के साथ, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो काफी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ये नेशनल करियर सर्विस। अब खबर ये है कि NCS, जो कि प्रोजेक्ट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है TCS इयॉन के साथ। TCS इयॉन एक स्ट्रेटेजिक स्टार्टअप है TCS का, ये टाटा ग्रुप का, TCS जो टाटा ग्रुप में आती है, जिसमें ये लोग एग्जामिनेशंस, उसके बाद एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफी काम करते हैं। आप में से कई लोग एग्जाम देने जब जाते होंगे, MBA के एग्जाम्स या फिर ये अपना क्या बोलते हैं बैंक एग्जाम्स वगैरह, तो इयॉन सेंटर जाते हो ना, वो TCS का है। आपने वो पूरा पैम्फलेट भी देखा होगा, पोस्टर जो लगे रहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में एग्जाम देने जाते हैं, वो TCS इयॉन के सेंटर्स होते हैं। तो ये कोलैबोरेशन करा गया है NCS और TCS इयॉन के बीच में, किस लिए? टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग टू ऑल दी पीपल जो यहाँ पे जॉब के लिए एनरोल्ड है, ठीक है। तो जितने भी जॉब एस्पिरेंट्स वगैरह एनरोल्ड है यहाँ पे, उनके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एक तरह का वोकेशनल प्रोग्राम, जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद जो बिजनेस एथिक्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी लोग जॉब सीकर्स यहाँ पे एनरोल्ड है उसका फायदा उठा पाएंगे। NCS और TCS इयॉन का कोलैबोरेशन, इसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं, बिजनेस एथिक्स हैं, हाउ टू मतलब इंप्रूव द प्रेजेंटेशन, तो एक तरह से पूरा इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम, ठीक है। एंड अब जो लॉकडाउन की वजह से काफी प्रॉब्लम जॉब्स में आ रही है, तो जॉब को सर्च करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रीजनरेट करने के लिए, इस लॉकडाउन वगैरह में स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। क्या याद रखना है आपको?
एनसीएस का नाम, मिनिस्ट्री का नाम, इनिशिएटिव का नाम, किसके साथ करा गया है, टीसीएस इयन, और इनिशिएटिव बेसिकली है किसके बारे में, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सॉफ्ट स्किल्स में। इतना जानकारी काफी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री का नाम खास का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ओके, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली कंटेंट पसंद आएगा आपको। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर करेगा। आपके कमेंट्स आर वेरी इंकरेजिंग। अगर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इंप्रूवमेंट जो हो सकता है वो भी कमेंट करेगा, इट इज मोस्ट वेलकम। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया अगर नहीं करा है आपको, और कर लिया है तो बगल में जो बेल का निशान है उसको दबा देना। उससे क्या होता है, वीडियो रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।